नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ पुनीता से। देश लोकतंत्र के महापर्व यानी आम चुनाव के मोड में है और राजनीति में एक जुमला है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यूपी अपने आप में निर्णायक भूमिका निभाता है। यूं तो देश में अनेक लोकसभा क्षेत्र कई दशक से किसी न किसी राजनीतिक दल के मजबूत गढ़ बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गढ़ है जहां की राजनीति बीते करीब 3 दशक से देश के 2 धुरंधर भाजपाई राजनेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इस सीट पर जबरदस्त घमासान चल रहा है, तो चलिए इसी के साथ एक नजर लखनऊ के चुनावी समीकरण पर डालते हैं और फिर हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्रा तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ मांगेंगे जवाब। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या समीकरण है लखनऊ का। सबसे पहले रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि आखिर लखनऊ में इस बार की फाइट कितनी दिलचस्प है। कौन जीतेगा लखनऊ का दिल? अटल की सीट पर अटल रहेंगे राजनाथ। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में कितना दम? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार बीजेपी राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जिताने का लक्ष्य रखी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पश्चिम और मध्य विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए वोट बढ़ाना आसान नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने सरकार अली को उम्मीदवार बनाया। इस सीट से विजया लक्ष्मी पंडित से लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक सांसद रहे थे। लखनऊ लोकसभा सीट की जंग, राजनाथ सिंह वर्सेस रविदास मेहरोत्रा। इस सीट पर पिछले 33 सालों से बीजेपी का कब्जा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। इस सीट पर कांग्रेस को 40 दिन पहले आखिरी बार जीत मिली थी। साल 2014 से इस सीट पर बीजेपी के राजनाथ सिंह सांसद हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पर राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। लखनऊ का जातीय समीकरण, लखनऊ लोकसभा सीट पर राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 18% है, जबकि 18% वोटर मुस्लिम समुदाय से है। इस सीट पर 28% ओबीसी, 18% अनुसूचित जाति के भी वोटर्स हैं। लखनऊ लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। इस सीट पर पिछले 33 साल से बीजेपी का डंका बजा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। साल 2014 से इस सीट पर बीजेपी के राजनाथ सिंह सांसद हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पर राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा। आज जनतंत्र टीवी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे राजनीतिक दलों से मांगेगा जवाब, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में जनता ही जनार्दन है और जनता को जवाब चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कौन जीतेगा लखनऊ? तो लखनऊ सीट हॉट सीट और इस बार जो मुकाबला है वो काफी रोचक बना हुआ नजर आ रहा है। एनडीए से प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह और इंडी से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा हैं और बताया जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं रहने वाली है। हालांकि बीजेपी का गढ़ और सेफ सीट ये बीजेपी के लिए मानी जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में इस बार मुकाबला टफ होने वाला है? ये फिलहाल हम जाएंगे जमीनी स्तर पर और जानेंगे कि आखिर लखनऊ की जनता के मूड में क्या है। लेकिन जो ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, राजनाथ सिंह जो देखिए लगातार यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में और इनके सामने रविदास मेहरोत्रा जो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में ये टक्कर होने वाला है या फिर एक बार फिर से बीजेपी के खाते में ये सीट जाने वाली है?
तो नवाबों का शहर लखनऊ में क्या इस बार भी बीजेपी के लिए जीत आसान रहने वाली है या फिर मुकाबला यहां पर टफ रहने वाला है? लखनऊ की महाभारत में किसका मुकद्दर चमकेगा, ये बताने के लिए सीधे चलते हैं जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्रा के पास और जानते हैं क्या कहती है वहां की जनता। ओवर टू यू अखिलेश जी। नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूं लखनऊ में और यहाँ पे 1090 चौक पे खड़ा हूं और ये हमारे बीच में जो तमाम लोग हैं ये जनता है, नेता हैं और ये वो लोग हैं जो पूरे चुनाव की नब्ज टटोलते हैं और पूरे चुनाव पे इनकी निगाह है। दरअसल लखनऊ इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये लैब है और ये एक प्रतिष्ठा की सीट है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, तमाम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के दीपक सोनकर जी हमारे बीच में हैं, समाजवादी पार्टी के दीपक रंजन जी हैं, कांग्रेस के प्रदीप सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हैं जो सारी चीज़ों के जो नेताओं के दावे हैं उस पर अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता से प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है असली मुद्दा क्या है? दीपक जी देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से केंद्र में चल रही है और पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में चल रही है। जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई के बारे में बात कर रहा है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये पहले देखिए लेकर के आए, ये प्रभु श्री राम को लेकर के आए। जब जनता ने इनसे काम के बारे में पूछा, क्योंकि आज की तारीख में जनता जो है वो काम के आधार पर वोट देना चाहती है, तब प्रभु श्री राम की चादर उन्होंने ओढ़ ली। उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम पे आए जिसको जनता ने नकार दिया। फिर ये हमारी बहन बेटियों की माताओं के मंगलसूत्र पे आ गए जिसको जो है हिंदुस्तान की महान जनता ने नकार दिया। उसके बाद ये इनहेरिटेंस टैक्स पे आए जिसको जनता ने नकार दिया। फिर ये हमारे मैनिफेस्टो पे आ गए। अरे हम तो चैलेंज करते हैं प्रधानमंत्री जी को कि 10 मिनट का हमको समय दो, 10 मिनट का टाइम तो आप हमारे मैनिफेस्टो पर हमसे चर्चा कर लो। अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे चर्चा कर लो ना। आप जनता के बीच में लोगों को गुमराह करने का क्यों काम करते हो? तो आज की तारीख में जनता इनसे कोविशील्ड से लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के, महंगाई से लेकर के, आज उत्तर प्रदेश जो है जिस तरीके से 60 लाख नौजवानों का, 60 लाख छात्रों का पर्चा लीक हुआ, 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खेल खेलने का काम किया या नहीं किया? 60 लाख लोगों को अगर आप उनके माँ बाप से ही जोड़ लीजिए तो 60 लाख इंटू 3 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर आप 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.25 लाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उनके माँ बाप और छात्र जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अभी आप यहाँ विकास, आप चारों तरफ विकास देख लीजिए, आपको चाहे लोहिया पथ देख लीजिए, ये समाजवादी सरकार की देन है। पीछे आपके रिवर फ्रंट है, वो समाजवादी सरकार की देन है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा जैसो मिश पार्क अगर है कहीं तो उत्तर प्रदेश में और हमारे लखनऊ में, और वो समाजवादी सरकार की देन है। अगर मैं चैलेंज करता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, इत्तेफाक से हमारे नामा राशि भी हैं दीपक सोनकर जी, मैं इनको चैलेंज करता हूँ अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक डेवलपमेंट का काम बता दें, कहीं पे इन्होंने शिक्षण संस्थान में इन्होंने कहीं विद्यालय बनाए हो, कोई प्लांट बनाए हो, कोई प्लांट लगाए हो, कोई कारखाना लगाए हो। ये जो बात आप कह रहे हैं ये चुनावी मुद्दा बन पा रहा है? बिल्कुल बन रहा है। देखिए ऐसा है ना कि झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी माताएं दादी कहती थी कि रोटी को पलटते रहना चाहिए। 2 बार, एक बार इधर पलटी, एक बार उधर पलटी, अब तीसरी बार को तो पलटेगी तो रोटी जल जाएगी, वो खाने लायक भी नहीं रहेगी। एक बार इधर पलटी, एक बार इधर। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे बहुत आरोप लगाए दीपक जी। उन्होंने कहा कि जो असल मुद्दे हैं नहीं, इसीलिए आप उसको डिरेल करना चाहते हैं पूरे चुनाव को। देखिए, चुनाव को कौन डिलेर कर रहा है? संविधान के नाम पर झूठ फैला करके, अलग अलग चीज़ों को चर्चा फैला करके। और आज देश की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो उसका भी कारण है। देखिए, जनता ने हर सरकार की सुविधाओं को देखा है। 1 मिनट खड़े हो जाएंगे, थोड़ा फ्रेम में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने खड़ा कर दिया। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जनता का भरोसा, और जनता ने लगातार, देखिए जनता एक पैरेलल पर है, किसने उनको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा है और किसने उन्हीं सुविधाओं से उनको वंचित रखा है। देश के अंदर बहुत सारी सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, कांग्रेस की 70 वर्षों तक सरकार रही। क्या दिया गरीब को? क्या मिला? 12 से 17 तक क्या मिला? चकिया की गलियों से निकला हुआ अपराधी मुख्तार अंसारी जैसे लोग, क्या मिला? और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस गरीब के सर पर छत नहीं थी उसको आवास देकर के आवास से जोड़ने का काम किया। जो बहन अपने घर में चूल्हे में धुआं फूंक रही थी उसको गैस कनेक्शन देने का काम किया। जो हमारे किसान भाई
जो 12 से 17 तक 4-4.5 लाख करोड़ का किसान भुगतान छोड़ करके समाजवादी पार्टी गई, वो गन्ना किसानों का भुगतान किया। और हमारे भाई अभी इधर का और नज़ारा दिखा रहे थे, मैं तो आपके कैमरामैन से भी अनुरोध करूंगा, जरा ये सामने ब्रह्मोस लगा है, ये लखनऊ में जो ब्रह्मोस का तीर, आज जो आतंकवादी जो उसकी की बात कर रहे हैं, ये सब लखनऊ की देन है। और इन्होंने लखनऊ के उद्योग की बात करी, एक हमारा टेक्सटाइल पार्क भी बन करके खड़ा है, वो टेक्सटाइल पार्क लोगों को उद्योग देने का काम करता है, रोजगार देने का काम करता कह रहे थे कि संविधान पे झूठ फैला रहे हैं, क्या फैला रहे हैं झूठ संविधान पे? देखिए, जिस तरीके से आज समाज में जा करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा, कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है, मगर इनकी जो मंशा है, जो लाना चाहते हैं, वो शरीयत को लाना चाहते हैं, ये शरीयत कानून को लाना चाहते हैं, ये संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। संविधान को कौन खत्म करना चाहता है, ये मंशा समझ में आती है। लगातार कांग्रेस ने मुस्लिम लॉ के हिसाब से बहुत सारे, वो इसलिए संविधान पे बात उठी क्योंकि आपके कई विधायकों ने, कई सांसदों ने, कई बड़े नेताओं ने कहा कि हमें 402, इसलिए हमें संविधान में अपने कानून बनाने हैं, कई संशोधन करने हैं। जब तक हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक हम संविधान में संशोधन नहीं कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा। देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि कोई संशोधन नहीं होगा। ये देश में झूठ फैलाने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने इसको गठबंधन का नाम दिया। ये ठगबंधन है। उस ठगबंधन को आज प्रदेश की जनता उसका जवाब दे रही है। ठीक है प्रदीप सिंह जी, आप इन्होंने तमाम आरोप लगाया कि इतने साल कांग्रेस का शासन रहा, अगर वो कुछ किए होते तो इतनी बुरी तरह हारती नहीं और हाशिए पे ना होती। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही चुनाव हो रहा है, या जिस तरह से आपके नेता कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है और विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे कोई वोट मांग नहीं रहा है? 10 साल का कार्यकाल हो गया है। चाहिए तो ये था कि देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री ने हम नौजवानों से 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की, यानी कि 20 करोड़ सालाना रोजगार, 20 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की और 12 करोड़ छीन लिए। देश के किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते करते 27 रुपये प्रतिदिन आय कर दी और 74,000 रुपये कर्जा कर दिया। महिला सुरक्षा पर बात करते करते कुलदीप सेंगर के पीछे खड़े नजर आए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पीछे खड़े नजर आए, चिन्मयानंद जी के पीछे खड़े नजर आए। अब तो प्रज्वल रवन्ना आ गए हैं। 2,500 महिलाओं का बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे संरक्षित करते हुए जर्मनी छोड़ आए। और इसके साथ ये महिला सुरक्षा पर बात करते हैं। और जब विकास की बात करते हैं, विकास इतना हुआ है कि ये लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इतना भव्य रेलवे स्टेशन है कि वहाँ पे जाकर नौजवान अपनी तस्वीरें खिंचवाता है। उस चारबाग रेलवे स्टेशन को भी अडानी के हाथ इन्होंने बेच दिया। लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी के हाथ इन्होंने बेच दिया। आपने रेल बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया, आपने शैक्षणिक संस्थान बेच दिए और विश्वविद्यालयों को भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। और जब आप बात करते हैं रोजगार की, आपने बताया, आप स्टार्टअप योजना के माध्यम से आप बात कर रहे थे, अलीगढ़ का ताला बंद, आगरा की चूड़ी बंद, बनारस जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ की बनारसी साड़ी का उद्योग बंद और तमाम लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। नहीं तो कुटीर उद्योग के तमाम साथी वहाँ परिवार के मुखिया आत्महत्या कर रहे हैं। पूरा का परिवार आज भुखमरी के कगार पर। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, हमें लगा था कि बनारस की बेटियों के बारे में एक लफ्ज जरूर बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी नेता, कुकर्मी नेता, वो बनारस की बेटियों के साथ जो उन्होंने अपराध किया, उस पर प्रधानमंत्री जी मौन नजर आते हैं। जो गाँव हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, यहाँ से माननीय राजनाथ जी जो इस शहर की रहनुमाई कर रहे हैं, वो बताएं कि राजनाथ सिंह जी ने पिछले 10 वर्षों में कितने गाँव गोद लिए हैं और उसका विकास की स्थिति वो अभी गोद में है या वो नीचे उतर कर भी आए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा। निश्चित तौर पर ये चुनाव 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे है।
बेरोजगारी पे है, महिला सुरक्षा पे है और किसानों की आय दोगुनी करने पर है। और भारत के संविधान को बचाने के लिए एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ भारत के संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हैं। प्रमोद जी, आपने पूरी चुनाव देखा है, इन लोगों को, सब लोगों को सुना, आपको लग रहा है कि जो चुनाव पे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वही असली मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं? अखिलेश जी, इस बार के चुनाव 14 और 19 से अलग हटके हैं। मुझे लगता है कि इस बार के जो चुनाव हैं वो कुछ बदले अंदाज में नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अभी प्रदीप जी ने कहा वो एक बात तो मुझे सही लगी कि चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड, भाई जो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी, जो घोषणा पत्र में उन्होंने रखा था, उस मुद्दे पर जनता को एड्रेस करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। वो तमाम अब चीज़ों को, नरेशन को बदला जा रहा है। कभी आ जाता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा गया कि शायद इसमें से ये सब बेच दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ गया है। उसको लोगों ने और कांग्रेस ने उसको पूरी तरीके से एक एक्सपोज करने की कोशिश की है। फिर घूम फिर के, चाहे वो इस देश की सबसे बड़ी समस्याएं या प्रदेश की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, किसान की समस्या है, इन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए था। और मान लीजिए अगर किन्हीं कारणों से नहीं हुई तो उन समस्याओं को अपना लॉजिक देना चाहिए, तो शायद वो दे पाने में मजबूर है और शायद वो देने में असमर्थता है, डाइवर्जन हो रहा है और फिर घूम फिर के इस देश में हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हो रहा है। दिक्कत ये भी है कि कहीं धर्म, कहीं हिंदू, इससे देश का विकास नहीं होता, कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब की ये जो चुनाव हैं वो 19 और 14 से अलग परिणाम वाला होगा। ठीक है, रोहित जी हमारे बीच में आगे राष्ट्रीय लोकदल के हैं, देर से आप आए फिर भी आपका स्वागत है सर। क्या लग रहा है कि किसानों के मुद्दों के आय दूनी करने की बात है, आपकी किसानों को लेकर के आपकी पार्टी संघर्ष करती रही है, टेनी के मामले को आज उठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किसानों का जो आंदोलन जिस तरह से कुचला गया, आपको लगता है वो सब असर कर रहा है या सरकार के साथ आ गए तो सब कुछ आपको भी राम राज्य दिखाई दे रहा है? देखिए, जिन मुद्दों पे हम संघर्ष कर रहे थे वो विपक्ष का काम है संघर्ष करना, और विपक्ष का काम है कि अपनी सरकार से अपनी जनता की आवाज को पहुंचाना। परंतु विपक्ष आपको कहीं जमीन पे दिखाई पड़ रहा है? ट्विटर के अलावा कहीं आपको विपक्ष दिखाई पड़ता है? भाई स्थिति ये है कि शुरू के 2 चरण के चुनाव हो गए, एक भी संयुक्त इंडिया बैठक की रैली, एक भी संयुक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो पाई, तो फिर क्या मतलब है? भाई आप विपक्ष का काम अब सही से नहीं कर पाए जब विपक्ष में रहते हो, जो आपके पास कोई काम नहीं था। 5 साल आपको सिर्फ अपने कैंडिडेट चूज करने थे, तो एक सीट में 5-5 बार आप कैंडिडेट बदल रहे हो। उसके बाद आप कह रहे हो साहब हमको जनता चुन लेगी। क्यों चुन लेगी आपको जनता? आज सरकार संवेदनशील सरकार है। उसने जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान किया, उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया, ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं किसान के हित में काम करना चाहती है। आज अगर आजादी के 75 साल बाद सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ रहा है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य चिकित्सा, तो इसके लिए 55 साल से कांग्रेस जवाब देना कि इन्होंने क्या किया, सिवाय भ्रष्टाचार के किया क्या है? आपने कम से कम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होता तो आज सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना, परंतु आज सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके अब एक जो हम गति पकड़ेंगे, एक जैसे हवाई जहाज को भी उड़ान भरने से पहले कि रनवे के ऊपर दौड़ना पड़ता है, तो आज हम दौड़ रहे हैं उस रनवे पे और अब हम देश हमारा उड़ने जा रहा है। ये आपकी एक प्रमुख मांग थी कि एमएसपी मिल गया लोगों को? नहीं, एमएसपी मिलना चाहिए, बिल्कुल एमएसपी मिलना चाहिए। आप एक बात समझिए, 2014 में गेहूं का जो एमएसपी था, आज जो गेहूं का एमएसपी है वो 62.5% उसके अंदर वृद्धि हुई है। 2014 में जो धान का एमएसपी था उसमें 66.5%। वो बहुत टेक्निकल चीज है कि फिर हम कहेंगे लागत में वृद्धि हो गई है, फिर हम कहेंगे C+2 का फार्मूला है, फिर स्वामीनाथन कमीशन के आयोग के आधार पर मूल्य निर्धारित करें। तो जिस डिमांड को लेकर आप अभी तक संघर्ष कर रहे थे, आपको लगता है वो समाप्त हो गई, अब राम राज्य आ गया? वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ जो है 3 महीने पहले पकड़ा है। ठीक है, समस्या तो समाप्त नहीं हो सकती कि राष्ट्रीय लोकदल हाथ पकड़ेगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी, परंतु ये जरूर है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब
किसान का भी जो अपना एक मन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपने कहा समस्या समाप्त होने की बात, तो अब हम सरकार के अंदर सम्मिलित हैं और इसके लिए हम भी जिम्मेदार रहेंगे कि अगर हम किसान की समस्या नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अब हमको कोई सड़क पे संघर्ष नहीं करना है, हम सदन में संघर्ष करके जनता की मांग को लेके आएंगे। ठीक है, सदन में संघर्ष। क्या नाम है सर आपका? ताराचंद यादव। ताराचंद जी, चुनाव में आप तमाम नेताओं की बात की, आप पूरा समाजवादी भगवा रंग में रंगे हुए हैं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा ये है कि जनता कह रही कि भूखे भजन न हो गोपाला ले लो अपन कंठी बांधा। मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि संविधान हम लोगों से खतरा है, या तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, या इनके सांसद फैजाबाद के लल्लू सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने खुला कहा कि हमको 400 सीटें दे तो हम संविधान खत्म कर देंगे। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि अभी ये कह रहे हैं कि किसानों का भला के लिए 800 किसान मर गया इस देश के अंदर, तब इनकी आत्मा नहीं बदली थी, इनकी रूहें नहीं कांपी थी। और आज ये कह रहे हैं MSP होनी चाहिए। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। आदरणीय परम पूज्य चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब देश की मीडिया हमारी तारीफ करने लगे तो समझ लेना मैं बिक गया हूँ। आज आंसू आ रहे इस बात पर कि ये लोग बिक चुके हैं किसानों के नाम पर, किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। मगर ये पब्लिक है बंदे, ये पब्लिक है, सब जानती है और जनता बता देगी महंगाई कहाँ गई, हमारी नौकरी कहाँ गई, बॉन्ड कहाँ गया, कहाँ से आपने इंजेक्शन लगाया, उससे भी आपने कमीशन खा लिया। अरे कुछ तो शर्म करें इसके प्रधानमंत्री जी, कुछ तो शर्म करें। ब्रह्मास्त्र दिखा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र दिखा रहे हैं। ये इससे बड़ा जो है, इससे बड़ा लगा हुआ है जनेश्वर मिश्रा पार्क में। कुछ और लोग, हाँ आप क्या बता, हाँ कह रहे हैं रिवर फ्रंट खा गए, वो नहीं बताएंगे। इसका टोटी तक उखाड़ ले गए ये लोग, बता रहे हैं कि कमीशन खा गए। तो 5 साल आप ये सब इंजेक्शन लगवा के बैठे हुए हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर यहाँ पे घोटाला हुआ, रिवर फ्रंट में घोटाला हुआ, लोग कमीशन खा गए, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? तो रही है, जेल जा तो रहे हैं, चारों तरफ तो जेल जा रहे हैं। ईडी जब पीछे दौड़ती है तो बताते हैं सरकार भेजी है। ये सब पुराना इनका कर्म है जो इनको आज दौड़ा के घर से पकड़ रहे हैं सब। और ये रिवर फ्रंट है, इधर ये अम्बेडकर, ये सब घोटालों का स्मारक बना हुआ है इसका। जनता नहीं। हाँ, दूसरे आमने सामने की बात है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लता जायसवाल है। लता जी, आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दे को पार्टियां उठाती हैं कि या उनकी बात तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन असल में लड़ाई उनके लिए कोई नहीं करता? देखिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान है महंगाई से। जो पैकेटों में सामान आता है, पैकेटों तो वही हैं, लेकिन सामान कम हो गया पैकेटों में से। और महिलाएं बाजार जाती हैं, जो सिलेंडर 450 का था, स्मृति ईरानी ले करके उसको सड़क पे घूम रही थी, आज वो 1150 का। ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती इस चीज का? हम लोग अपने एक एक करके बाजार जाते हैं, सामान की पैकेट लेते हैं तो उसमें सामान का वजन तो कम है, पैकेट इतनी लंबी है। ये सरकार को नहीं दिख रहा, क्योंकि कंपनियां घूस दे रही है, कंपनियां घूस दे रही है इसके लिए। महंगाई एक मुद्दा है चुनाव में जी, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई और महिला का सम्मान। जो पिछले ये लोग 10 साल से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने क्या करा है पिछले 10 साल में? क्या महिलाओं का सम्मान इनको करना नहीं आता है? महिलाओं का सम्मान करें, रोजगार दें, पेपर लीक करना, महिलाओं का अपमान करना। पहलवान महिलाएं हमारी वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, इन्होंने क्या किया है 10 साल में? इन लोगों ने क्या किया? ये अपना काम बताए ना। खाली हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद मंदिर करके यही से नेतागिरी करेंगे। पब्लिक समझ गई। अब आप जनता, अब ये इलेक्शन जनता लड़ रही है। जनता ईवीएम एक नंबर से जनता लड़ रही है। बेईमानी मत करिए, 0 पे जाएंगे आप लोग, 0 पे जाएंगे। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं, आपका क्या विचार? सर, हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे बड़े भैया लोग ये कह रहे हैं कि चोर बता रहे हैं। इनसे बड़ा चोर कोई हो नहीं सकता है कि ये जो है, जो 50 किलो की किसान की बोरी की खाद आती थी, उसमें से 5-5 किलो करके ये 10 किलो खाद तक चुरा लिए हैं। इनसे बड़ा कोई चोर हो नहीं सकता है। देश में मचा है हाहाकार, जनता ये बोल रही है कि अब की हटाओ बीजेपी सरकार। देश में मचा है हाहाकार, अब क्यों बचाओ? सर, ये बात तो सही है कि खाद में की बोरी में खाद कम हो गई है और तमाम ऐसी है कि महंगाई की मार तो है ना भैया। देखिए, खाद की बोरी में चोरों की जो कमीशन होते थे
जो चोर जो आज नीम कोटेड यूरिया हमारे देश में मिल रहा है, कहीं यूरिया की कमी हुई है क्या? कोई किसान बंधु बता दे, कोई किसान बंधु बता दे कि अगर यूरिया की कमी हुई हो। अगर जब यूरिया की कमी नहीं है तो इसमें कमी कहाँ आई है? चोरों के लिए कमी आई है कि उसमें नीम कोटिंग हो गई, उसमें जो काला बाजारी थी वो सब खत्म हो गई। ये चोर जो है, ये टोटी चोर जो है, ये सब बात करेंगे हम लोगों के सामने। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। ये टोटी चोर क्या बताएंगे? जहां आप बैठे हैं रिवर फ्रंट घोटाला, यहाँ घोटाला, जितने घोटाले बांटे सब जेल जाएंगे। कब तक जाएंगे जेल? जांच हो रही है, जांच हो रही है, वो जेल जाके रहेंगे। अच्छा, क्या नाम सर आपका? प्रवीण श्रीवास्तव नाम है मेरा। प्रवीण जी, क्या आपको मैं बता दूं, ये जितना विपक्ष है, एक तो पूरा एक होके झूठ बोलना, अफवाह फैलाना इनका काम। ये अगर एक तरफा मुस्लिम हित की बात करें तो ये ठीक है, अगर हम हिंदू हित की बात कर दें तो हम सांप्रदायिक हैं। खाली इन लोगों को समाज में आग लगाना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, इसीलिए ये विपक्ष में बैठे, जनता देख रही है। विपक्ष में इसीलिए बैठे हैं, जनता देख रही है। हाँ बताइए सर। हाँ, ये नाली की गैस से चाय पीने वाले लोग, इनको इसी राकेट में, भैया ने बता राकेट, इसी राकेट में बैठाल के 4 तारीख को वापस भेज दिया जाएगा। बताइए इन सबको। ये गाय का मांस खाने वाले लोग, उनसे चंदा लेने वाले लोग, ऐसे भिखारी पाकिस्तान से 250 करोड़ रुपया लेने वाले लोग, इनको बताओ कुछ शर्म नहीं आती? राम के नाम पे पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, गाय काटने वाले चंदा लेते हैं, शर्म नहीं आती है? उस माँ को, गरीब माँ बोल के रो के आज जो दिखा रहे हैं मोदी जी कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये जनता देखेगी। तो कब देखेगी जनता? जनता दिखा रही 2024 में 4 तारीख को इसी मिसाइल बैठाल के मोदी जी को वापस भेज देंगे। ठीक है, क्या नाम सर आपका? विभूषण पांडे। जी, क्या लग रहा है जो चुनाव में मुद्दा हो रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं? मुद्दा मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ, हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, जिसका विश्व में नाम है, जिसके बारे में लोग विश्व में बात करते हैं, आज IIT रुड़की के 46% स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिली है। IIT भिलाई के 64% स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिली है। जब IIT के स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिली है 46% और 64%, तो बाकी किसी की आप क्या उम्मीद करेंगे? आपको परिस्थिति क्या लगता है ये मुद्दा बन पाता है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान? हिंदू मुस्लिम की बात तब होगी जब आपका पेट भरा होगा, जब आपके घर में नौकरी होगी। अगर आपके घर में नौकरी नहीं हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप इन्होंने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी की बात करती तो अपने घोषणा पत्र में बात करती, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था उस पर बात करती, और बीजेपी अगर बात करती मंगलसूत्र का, घरों पे बंटवारों का, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की, तो कहीं तो लगता है ना कि मामला कुछ वो मुद्दे नहीं है आपके पास। देखिए, मुद्दा देश की जनता को पता है, मुद्दा सुविधाओं का पता है, मुद्दा आधार का पता है, और देश की जनता ने इस बार तय करा है मोदी जी को। और देखिए, मुद्दे कौन भटका रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, और जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा कौन कर रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। आज किस तरीके से लगातार हमने देखा होगा कि लगातार, जब अभी हमारे भाई ने, दीपक भाई हमारे रावा राशि हैं, इन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। इनको राम मंदिर जाने में परहेज है, मगर नवाजों में जाने में परहेज नहीं है, चादर चढ़ाने में परहेज नहीं है। ये क्या वोट बैंक की राजनीति है, धर्म की राजनीति है? भाई, इनका भी कहना है कि अगर राम मंदिर बना था, आपको जाने में परहेज क्या है, दर्शन में परहेज करते हैं, और ये कहते हैं सनातन को बचाना भी इनका एक मुद्दा है। अरे हमने कब कहा कि राम मंदिर से हमको परहेज है? वो तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आभार प्रकट करते हैं कि जिनके उस पे फैसले से जो है आज वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। जल्दबाजी तो इनको थी। इधर से देखिए आवाज आ रही है, ये लोग कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। हम भी कहते हैं जय श्री राम, हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम इधर से इंडिया इंडिया जिंदाबाद क्या हो जा रही है? ये लोग कहेंगे इंडिया जिंदाबाद, ये लोग कहेंगे इंडिया जिंदाबाद। इंडिया सबसे अधिक नफरत क्यों इनको? और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो है इधर उंगली उठाए थे, इधर उंगली उठा रहे थे। मुझे लगा कहीं अस्पताल दिखा रहे होंगे, हमें लगा कहीं जो है कोई कारखाना दिखा रहे होंगे, फिर हमें लगा कोई प्लांट दिखा रहे होंगे, फिर हमें लगा कोई स्कूल दिखा रहे होंगे। इन्होंने दिखाया ब्रह्मोस। हमें लगता है शायद ब्रह्मोस यहाँ से उड़ेगा और सीधे पाकिस्तान में जाकर के गिरेगा। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। आज जब जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात,
अरे संविधान ना ये खत्म कर पाएंगे, ना आरक्षण खत्म कर पाएंगे, और ना दुनिया की कोई ताकत आरक्षण खत्म कर पाएगी, ना हम वो खत्म करने देंगे। ये हम नहीं कहते संविधान आरक्षण खत्म। इनके मोहन भागवत जी ने कहा था, नहीं कहा था? इनके मनमोहन भागवत जी ने कहा था, नहीं कहा था? लल्लू सिंह जो प्रत्याशी, उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात और संविधान खत्म करने की बात कही थी, नहीं कही थी? इनके अनंत हेगड़े ने संविधान खत्म करने की बात कही थी, नहीं कही थी? तो इन्हीं के प्रत्याशी लोग जो है संविधान खत्म, लेकिन हम इंडिया ब्लॉक के लोग, हम इंडिया गठबंधन के लोग, हम न संविधान कभी खत्म कर सकते हैं, न दुनिया की कोई ताकत है संविधान खत्म कर पाएगी, और ना हम खत्म करने देंगे। ठीक है, एक आपसे आपने देखा तमाम लोगों की बात भी सुनी है, जनता की बात भी सुनी, नेताओं की बात भी सुनी, आपने बड़े तार्किक ढंग से चीजों को रखा। क्या लग रहा है कि वास्तव में चुनाव पे अब आपको लग रहा है कि इशू पे चुनाव हो रहा है कि फिर डिरेल हो रहा है? निश्चित तौर पर ये चुनाव बेरोजगारी पर है। नौजवान रोजगार पर बात कर रहा है, नौजवान पूछ रहा है कि आपने 20 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा करके 12 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। नौजवान इस पर बात करना चाह रहा है। नौजवान निश्चित तौर महिला सुरक्षा पे बात करते करते आप कुलदीप सेंगर के पीछे खड़े नजर आते हैं, आप चित्यानंद के पीछे खड़े नजर आते हैं, आप निश्चित तौर पर इनके पीछे खड़े हैं। तो आज महिला सुरक्षा पर बात हो रही। आज किसान कह रहा है कि आप किसान सम्मान की बात करते हैं, जब हम 3 काला कानून हटाने की मांग करते हैं तब आप और जिसके लिए आप सड़क पर उतरते हैं तो आप हमारी राहों पे कांटे बिछाते हैं। आप हमें आतंकवादी कहते हैं, आप हमें देशद्रोही कहते हैं, आप हमें उग्रवादी कहते हैं। जब इससे भी आपका पेट नहीं भरता, आपका गुंडा गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान के सीने पे गाड़ी चढ़ा देता है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी नजर आती है। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दे है, ये निश्चित तौर पर ये मुद्दे है। प्रमुख सर, आपने सुना लोगों को, आपको लग रहा, अब आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से जनता अलग अलग चीजों पर रिएक्ट कर रही है, इनके अपने इश्यूज हैं, अपने बातों में नारे लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कभी कोई घोषणा पत्र पे चर्चा करना चाहता है, कोई बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहता है, कोई चाहता है कि एक आधार अच्छी रखी जाए, ऐसी नीतियां बनी, इसमें कोई चर्चा करना चाहता है? अखिलेश जी, देखिए एक बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है। हाँ भैया, एक बात कर लें। हाँ, ये लोग बुलडोजर कह रहे, बुलडोजर भी कोई इशू है चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से योगी जी ने जिस ढंग से अपराधियों को या जिन लोगों ने अकूत संपत्ति ले ली थी, हासिल कर ली थी, तो दबदबे के कारण उस संपत्ति को उन्होंने गिराने का काम किया। ये खाली ऐसा नहीं है कि ये बुलडोजर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर का मुद्दा पूरे देश में है। मतलब वहाँ भी, और ये तो चीज़ें सब लोग उसकी प्रशंसा करते, गलत है अगर उसको। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो पिछले 3 दशकों से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेके ही चुनाव होते रहे हैं, यही मुद्दा रहा है। तो निश्चित रूप से ये क्रेडिट तो इस सरकार को जाता है कि जो संगठित अपराध था उसको रोकने में योगी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। अपराध है, इतना बड़ा प्रदेश है, वो रहेंगे, लेकिन संगठित अपराध या जो फिरौती होती थी, जमीन के कब्जे होते थे, ये सरकार ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मुद्दा है चुनाव में की है। और ये मुद्दा है, अगर अब आप पूर्वांचल में अगर आप चले जाएंगे तो चाहे वो अतीक का मामला हो, चाहे वो क्या नाम मुख्तार अंसारी का मामला हो, चाहे वो मिश्रा का मामला हो, तो इस मामले में तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों ने जिनकी जमीनें कब्जा ली गई थी, वो इशू तो वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए जीवंत रहेगा ही रहेगा। लेकिन अखिलेश जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि अब राजनीतिक दल, लोकतंत्र की जो मजबूती है उसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में मुद्दों पर, इशू पर, जन सरोकारों पर बात होनी चाहिए। अब चुनाव में जन सरोकारों पर बात नहीं हो रही है, कहीं मंगलसूत्र पर बात हो रही है, तो कहीं किसी पर बात हो रही है, कहीं हिंदू पर हो रही है, कहीं मुस्लिम पर हो रही है। तो अब ये पूरी तरीके से ये जो बदलाव है, इस पर राजनीतिक दलों को चिंतन करना चाहिए। जी दीपक जी, आप कुछ करें, जल्दी बताइए फिर से। हाँ, ये बार जो आवाज आ रही है बुलडोजर को लेकर के, ये हमारा देश कानून से चलता है और देश संविधान से चलता है। और अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है, जो लोग पर्चा लीक में संलिप्त है, उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी तक अजय मिश्रा टैनी घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी तक कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो बुलडोजर जो है, बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन सही दिशा में चलेगा। जब 4 जून के बाद इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो बुलडोजर चलेगा और सही दिशा में चलेगा। वो दिशा आपको बताओ कि कौन? ये कह रहे बुलडोजर चलेगा, सही दिशा में चलेगा।
ये बुलडोजर चल गया है, परंतु बुलडोजर इनको दिखता नहीं है। आप एक स्थिति देखिए, अगर कृपया आप लोग चुप रहें तो हम अपनी बात रख दें। तो देखिए स्थिति है कि आप ये जो उत्साह देख रहे हैं युवा के अंदर मोदी योगी को लेके, ये उत्साह ऐसे ही नहीं आता, ये विश्वास होता है। 10 साल की सरकार के बाद भी अगर आज ये उत्साह है, एंटी कमेंसी आपको कहीं दिखाई पड़ रही है? नहीं है। और बुलडोजर जो है, अरे एक मिनट रुक जाओ चाचा, एक जो स्थिति आप देख रहे हैं आज की बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं, रमेश बिदूड़ी टिकट कट गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह टिकट कट गया, मीनाक्षी लेखी टिकट कट गया, परवेश वर्मा टिकट कट गया, मतलब जिसने नफरत फैलाई उसका टिकट कटा। यही बुलडोजर चलना होता है। हाँ, बताइए क्या है मुद्दा चुनाव में? देखिए चुनाव में एक ही मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी। आपने देखा होगा ये लीक सरकार है, यूपीपी का पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, ठीक है। कहीं छात्रों के मुद्दे पे ये सरकार एकदम विफल है। आपने देखा होगा नौकरी ना मिलने पे बीएससी का छात्र, एक ब्रजेश पाल नाम का छात्र, अपनी मार्कशीटें जला के आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, और कहता माता पिता इस सरकार में हमें नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक वर्षा नाम की छात्रा जब यूपीपी का चुनाव में मुद्दा है युवाओं के लिए यही। और क्या चुनाव में ये 400 पार बोल तो रहे हैं, ये 40 डिग्री में काहे टहल रहे हैं जब इतना ही कॉन्फिडेंस है? तो 400 पार काहे बोल रहे हैं? और ये बताइए, मुख्तार अंसारी जी को भारतीय प्रवक्ता जी ने कहा कि गुंडे हैं, तो राजभर साहब क्या इनके दामाद है? पूछिए इनसे, पूछिए दामाद है, इनको कोई मुद्दा ना मिले तो जय श्री राम। और कुछ नहीं है। पक्की नौकरी कहाँ है आज पक्की नौकरी नहीं, युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, उस पर कोई पूछा नहीं जा रहा है जी। अच्छा, पक्की नौकरी का, हाँ मैं ये पूछना चाहिए, ये अग्निवीर पे ये बात करते हैं, अग्निवीर पे लड़कों के जब इनके पिताजी रिटायर हो जाएंगे और लड़का जो रिटायर हो जाएगा और इनके पिताजी नौकरी करते रहे। और दूसरा मुद्दा ये कि आप लोग शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते? रोजगारी पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है, ये सारे पर्चे यहाँ लीक हो जाते हैं। ठीक, हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम, सुनो भाई, सुन लो, बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, अरे सुनो और इसके बाद चले जाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लखनऊ में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और हमारे पूरब में उपचुनाव भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी बड़े बड़े डींगे मारती है, लखनऊ पूरब में इनको प्रत्याशी नहीं मिला। हमारे उत्तर के जो बैठे हुए समाजवादी पार्टी के नेता, उनके 3 नाम चले थे और तीनों लोगों ने लड़ने से मना कर दिया। दूसरा सुनिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आज समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर सिमट के चुनाव लड़ रही है बताइए? और जितने लोग बैठे हुए इनके बूथ संख्या नहीं उठ रही है, ये अपना बूथ नहीं बचा पाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई, वो कह रहे हैं बूथ नहीं बचा पाएंगे, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। देखिए, जनता ने इस बार नारा दे दिया है, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं उसे जनता सरहद पार भेजेगी, जहां उनके दोस्त पहले से मौजूद है, नीरव मोदी, विजय माल्या मौजूद है। 400 का नारा लगाने वाले को जनता वही भेजेगी। अच्छा, और जहां तक बात है 400 पार की, इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहा है। जनता जवाब देगी इनको 400 पार का नारा लगाने वाले को, जनता। हाँ सर, बताइए क्या चुनाव में क्या मुद्दा है? चारों पार्टियों से है कि मैं एक शहीद परिवार से हूँ, मेरे भाई को। अरे भाई, इनकी बात सुन लीजिए, ये शहीद परिवार से है, ये सबसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल यह है कि 2003 में मेरा भाई शहीद हुआ था, उसको राष्ट्रपति पदक और शौर्य चक्र मिला, ठीक है। आज तक जो है चारों सरकार में से उसका सम्मान का राशि पैसा नहीं दे पाई। वो अर्धसैनिक बल में था, मेरे परिवार में जो है सेना में भी है, अर्धसैनिक बल में भी है। जो सुविधाएं मेरे भाई को, सेना वालों को जो मिल रही हैं, वो सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन अर्धसैनिक को नहीं मिलती है। वो जैसे कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है, वो बोर्ड नहीं है, कोई भी 72 जिलों में होना चाहिए, जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड है, नहीं है। और ना सेना कोई झंडा दिवस है। अगर कोई अर्धसैनिक बल का शहीद होता है तो वो किसके पास जाए? वो कहीं जा नहीं पाता, सारी फाइलें 20 साल से टहला रहे हैं, ठीक है। तो आज तक उसको सम्मान राशि नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है सेना के संबंध, क्या नाम मैडम आपका? खड़े जाइए। नाम है मेरा। आपको लगता है कि महिलाओं का मुद्दा चुनाव में है कि महिलाओं को सब राजनीतिक दल सिर्फ चेहरे के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते उनको हक कुछ? कौन नहीं देना चाहता? बिल्कुल देना चाहते हैं। हमारी सरकार में जो महिलाओं को सुविधाएं दी गई, योगी और मोदी की सरकार में तो सब लूट लिया गया।
सब लूट लिया, सब बेरोजगार घूम रहे। मोदी मोदी सरकार में सब लूट लिया गया, बैंक लूट लिए, बिजली लूट ली, सब पे प्राइवेट रख दिया। और जब चुनावी मुद्दा आता है तो राम नाम का आड़ लेते हैं और कहते हैं हम राम को लाए। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर पाए, राम को कहाँ से ले आए? राम को ये लाए हैं, राम को ये लाए हैं। सर ये 400 पार की बात भगवान सबके दिल में बसता है, पैदा लाया नहीं जाता है। सर ये 400 की बात करते हैं। ये जब बंगाल गए तो वहाँ बोले कि 200 पार, वहाँ पाए 75 सीटें। दिल्ली गए बोले 45 पार, वहाँ पाए 8 सीटें। इसी तरीके से केरल गए, पाए वहाँ पे 1 सीट। इसलिए इस बार जनता कह रही 400 पार नहीं, तड़ी पार। ठीक है। अब नारा लगा रहे बहुत ज्यादा, क्या लग रहा है चुनाव? ये लोग कह रहे हैं कि साहब आप महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, अग्निवीर की बात है, युवा हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई पे जो बात करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। बेरोजगार क्या अभी एसडीएम थे क्या ये लोग जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे? 55-60 साल शासन करने के बाद सबको एसडीएम बना दिया था क्या? सबको डीएम बना दिया था? 10 साल में मोदी जी ने सबको डीएम से उतार दिया। अरे भाई बेरोजगारी जो है 60 साल राज किए हो, 10 साल का हिसाब कहते हो, मैं 10 साल का हिसाब ठीना ठोक के देता हूँ। मैंने देश में विकास किया, मैंने देश में शौचालय बनवाए, आवास बनवाए, गरीबों के लिए रहने का आवास दिया। आप लोग सुनना नहीं जानते हो, आप लोग भ्रष्टाचारी हो, टोटी चोर हो। सर इनका कहना है कि ये 10 साल का हिसाब देने को तैयार है, कांग्रेस अपने 60 साल का हिसाब दे दे। कांग्रेस में 60 साल में पेट्रोल के दाम 55 रुपए कर दिए, 10 साल में इन्होंने 100 के पार कर दिए। कांग्रेस ने 60 साल में डीजल के दाम 35 रुपए किए, 10 साल में इन्होंने 100 के पार कर दिए। कांग्रेस में मंगलसूत्र में सोने के दाम 60 साल में 7,500 रुपए तोला किए, 10 साल के अंदर 74,000 रुपए तोला इन्होंने कर दिए। ये मंगलसूत्र चुराने वाले काम इन्होंने किए। रोजगार के आंकड़े में बार बार प्रधानमंत्री जी उस पर क्यों नहीं बोलते? आपने यहीं बरेली की सभा में और लगातार जनसभाओं में आपने इस देश के नौजवानों से 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 12 करोड़ आपने ले लिया। इस पर आप मौन क्यों हैं? हम पूछना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहते हैं, आप बताइए माननीय राजनाथ जी ने लखनऊ शहर का कौन सा गांव अपने 10 साल में गोद लिया? गांव का नाम बता दे, विकास तो छोड़ भैया वो। हाँ बताइए, सुनिए ये कह रहे हैं कि कौन सा गांव है, नाम बता दीजिए कि जो गोद लिया वो विकास। पूरा लखनऊ शहर गोद ले लिया उन्हें एक गांव गोद लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 50,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं को लखनऊ में लागू कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लखनऊ में लॉन्च करी। ये मिसाइल यहाँ से छूटेगी ना तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएगी। इनका जो पीडीए है ना, पाकिस्तान डिफेंस एजेंसी, इस तो नाबूद हो जाएगा। और ये पाकिस्तान डिफेंस एजेंसी को कवर करने वाले लोग हैं। मैं बता दूं, जनता जान चुकी है इनकी हार और जीत के चर्चे पाकिस्तान में होते हैं। ये पाकिस्तान डिफेंस एजेंसी के लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। पीडीए छोटा सा सवाल ये पूछिए कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेपिस्ट आदमी जो हमारे के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं लड़कियां, उनके रेप का आरोप जिनके ऊपर है, यौन शोषण है, पत्र दाखिल हो चुका कब बताएंगे हमें? अच्छा ठीक है, ये पूछिए ये कब बताएंगे हमें, उसका जवाब कब देंगे? ठीक। और ये चंदा चोर ये कब बताएंगे हमें, पैसा कहाँ गया? कुछ पीछे के लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ पीछे से नहीं। हाँ बताइए भैया, मुझे नहीं। ठीक है सर। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं कि मुद्दा असली मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है, विकास पे की सब अलग अलग सबकी अपनी डफली है, अपना राग है। ये विकास पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने विकास 10 साल में नए भारत का उजागर किया, नए भारत को नया उत्तर प्रदेश दिया, ये सब चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं। इंडी गठबंधन जो इन्होंने बनाया, ये सब चोर मौसेरे भाई हैं। नए भारत को नया भारत बनाने वाले आदरणीय मोदी जी हैं, नया उत्तर प्रदेश बनाने वाले योगी जी हैं, जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास की लहर दिखा रहे हैं। वो इनको हजम नहीं हो पा रही टोटी चोर। लगा डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ बोलिए। बढ़िया चल रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, दोनों लड़कों को जोड़ी कोई पसंद नहीं किया, बुआ और बबुआ के पसंद नहीं किया,
अब इस बार क्या इन लोगों ने पसंद किया, हारागई कर रहे हैं कि नौकरी के बाद कर रहे हैं। इन लोग नौकरी पे क्या झोला लेके निकल जाते थे, चाचा और भतीजा झोला लेके निकल जाते थे नौकरी के लिए। लेकिन इस सरकार में कहीं धांधली नहीं है इस तरह की। हारागई है रोजगार की बात, चाहे कोई योजना जो हुआ है राशन में मिला होगा तो उसमें जात मजहब देख के नहीं मिला होगा। आवास मिला उसमें जात हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है। आयुष्मान कार्ड मिला होगा उसमें जात धर्म नहीं मिला होगा। सबका साथ सबका विकास हुआ है और यही चुनाव में मुद्दा है। के पीछे है ये दंगा जो करते हैं उन लोग के लोग सरे करते हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। ये दंगाई क्या बात करें, दंगाई की बात करेंगे। ठीक है, आप बहुत देर से कह रहे थे, हाँ बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम जॉन है। हाँ जॉन, क्या इशू है? सर इशू 2-3 है, मुझे बीजेपी वालों से पूछना है। अरे सुन तो ले, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 400 पार बोला है, क्या इनको लगता है क्यों ये लोग डर रहे हैं? क्योंकि 400 पार अगर है तो मोदी जी काहे रो रहे हैं? बनारस में जाके रोने लगे कि भैया वो एक कहते हैं ना गड़ियालों के ये जो आंसू है वो दिखाने लगे। पहली बात। दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ, अभी देखा कि आपने कि बीजेपी के गवर्नमेंट में सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर मेरे बच्चे ने भी दिया, लीक हो गया। जो भी फंड जो भी उन्होंने अभी जो भी पैसा जमा किया या तो रिफंड कर दें। रिफंड वो कुछ नहीं, वो सारे पैसे इलेक्शन के लिए इन्होंने यूज किया है। पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई हिसाब नहीं दे रहे। हिसाब दिया तो उसको पैसा किससे लिया? तो ये कह रहे हैं कि दो आपको लगता है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है? ना रोजगार है ना व्यापार है, कुछ भी नहीं है। इन लोगों का हमने बंटादार कर दिया। सर बीफ कंपनी से 250 करोड़ लिए हैं बीजेपी वाले। ये लोग बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, बीफ कंपनी से 250 करोड़ लेके बैठे हैं। और ये जो है राजनाथ सिंह हैं, वहाँ नहीं गए हैं जहाँ पे लड़कियों का बलात्कार हुआ, लड़कियों को जो नंगा घुमाया गया। डिफेंस मिनिस्टर है ना लखनऊ के अपने इंडिया के। अब मणिपुर का मुद्दा भी है चुनाव में, इनका कहना है कि मणिपुर का भी जाना चाहिए। जी सर, क्या लग रहा है कि मुद्दों पे चर्चा हो रही है कि सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं? अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और कहने का अधिकार है इन लोगों को। और दूसरी बात है कि 65 साल जो है गवर्नमेंट तो दूसरे की रही है ना, 10 ही साल बीजेपी की रही है। और 1993, 94 में भी 94-95 में आयुर्वेद घोटाले की बात कर रहे हैं ना, 94-95 में आयुर्वेद घोटाला, सपा गवर्नमेंट, 12-13 सपा गवर्नमेंट, रिवर फ्रंट सपा गवर्नमेंट, बीएसपी का ये आपका घोटाला था, बीएसपी का ताश कॉरिडोर का। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बीजेपी का कौन सा घोटाला है? ऑन रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, बीजेपी का कोई घोटाला नहीं। ठीक है सर, अगर लखनऊ में किसी ने काम किया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती ने किया है और कोई नहीं कर सकता। आज तक 70 साल के विकास में अगर किसी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अगर किसी ने बात किया है वो बहन मायावती ने किया है। ये परिवर्तन स्थल देख रहे हैं आप, जिस जगह पे आप काम कर, ये डिबेट चल रही है, ये भी बहन मायावती की देन है। 70 सालों में आज तक लखनऊ से सांसद प्रत्याशी किसी भी मुस्लिम चेहरे को नहीं दिया गया जो बहन जी ने दिया है, सरवर मलिक जी को। तो ये बात, ये आपको लगता है ये मैटर करेगा? ये बेटर करेगा। हाँ बोलेंगे। हेलो, अगर हमारे मोदी जी को और योगी जी को इतना घमंड है अपने उस पे, तो किसी भी एक विधानसभा में बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, अपने माई के लाल हैं तो। ठीक है, अगर बैलेट पे चुनाव करा के देख ले। इनका कहना है ईवीएम का मुद्दा है। हाँ बहुत जल्दी बताइए, टाइम खत्म होने लगा। देखिए, कह रहा है राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अंतकाल यही लोग पछताएंगे जब गद्दी जाएगी छूट, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, नहीं दिया। इन्होंने देश बचाने का नारा दिया, देश बेच दिया। आज जो है कह रहे मंगलसूत्र और तिजोरी पर कांग्रेस और सपा इंडिया गठबंधन की निगाह है, वो इन पर इन लोगों की निगाह है। इसीलिए जनता इनको 4 तारीख को बता ही नहीं देगी, देश से भगाने का काम करेगा। जल्दी। हाँ देखिए, एक तरफ एनडीए गठबंधन है जहां पे कल मोदी जी ने अपना पर्चा भरा जब बनारस में, तो आपको देखा होगा कि पूरी खूबसूरती एनडीए गठबंधन की दिखी होगी कि सारे के सारे घटक दल पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वहां पे पर्चा भरने में सम्मिलित है। राहुल गांधी ने पर्चा भरा, क्या अखिलेश यादव तक नहीं गए यूपी। तो स्थिति ये है कि ये बिखरे हुए लोग हैं, तो ये कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो बिखरा हुआ खुद ही बिखरा हुआ है, वो जनता को कैसे बिखारेगा? सर अंतिम कमेंट आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट जी। देखिए, जिसको डर हो वो फौजी इकट्ठी करे। हमारा एक नेता जो है इंडिया गठबंधन का, वो जो है मोदी से भारी है। और अभी हमारे भाई कह रहे थे ना कि ठग बंधन,
हमारा गठबंधन जो है वो देश की देवतुल्य जनता के साथ, तो ये क्या जनता को ठगने का काम कर रहा है? ये कह रहे हैं 400 पार 400 पार, जनता कह रही तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार, तो जनता भी इनको तड़ी पार करने जा रही है। और हमारा गठबंधन देश की महान जनता से, क्या देश की महान जनता को ठग कहने का काम कह रहे हैं? देश की महान जनता को ठग कहने का काम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारा गठबंधन जो है देश की देवतुल्य जनता, देश की महान, अब की बार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। सर कह रहे हैं कि तड़ी पार कौन होगा वो देश की जनता ने तय कर लिया है। 4 तारीख को शाम 4 बजे 400 पार का संकल्प पूरा होगा। मगर हमारे भाई ने कहा था कि आरक्षण की बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो दलित समाज के आरक्षण प्रमोशन पे रोक किसने लगाई? बाबा साहब की मूर्तियों को किसने तोड़ा? बाबा साहब के पार्कों को किसने तोड़ा? आज जवाब उसी बात का देश की जनता दे रही है। जिनको राम से परहेज होगा, जिनको भारत माता परहेज होगा, आज जनता उनसे परहेज करेगी। ठीक है, इनका कहना साहब जिसको राम से परहेज होगा, भारत माँ से परहेज होगा, रिजर्वेशन में प्रमोशन का समर्थन नहीं करते हैं, ये सब चुनाव में मुद्दा है। देश में चुनावी मुद्दा है। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं। इसका प्रमाण है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में संविधान और हिंदू कोड बिल का बात किया था, तो इन्हीं के राजनीतिक वारिस पुरखों ने इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। डॉक्टर अम्बेडकर जब नासिक के काला मंदिर गए थे पूजा करने, तो इनके राजनीतिक पुरखों ने उनके पुतले जलाए थे। और इससे पहले भी इनके पुरखों ने देश का संविधान जलाया है, देश के तिरंगे पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। इसीलिए हमारी आशंका प्रबल होती है कि इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इनके सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह जी हो, अनंत हेगड़े जी हो और तमाम लोग हो जो देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अंतिम को मेरा टाइम पूरा हो गया है। तो सर क्या आपको लग रहा है कि चुनाव अब 4 चरण का हो गया है, अगले चरणों में ये मुद्दे बन पाएंगे या इन्हीं सब चीजों पर चुनाव होता रहेगा? मुझे नहीं लगता है अखिलेश जी के ये मुद्दे उठ जाएंगे। और दुर्भाग्य ये है कि जन सरोकारों के मुद्दों पर जो है बहस नहीं हो रही है या वो सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे जनता के जो समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, ना तो वो शार्ट आउट हो रही हैं और ना ही इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। स्थिति ये है कि कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, इस ढंग से जो सत्ता को हासिल करने के लिए जो जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इसका जो सहारा लिया जा रहा है, मुझे लगता है ये इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, जनता की समस्याएं यथावत बनी रहती है। जनता की समस्या यथावत, जो आपने देखे तमाम लोग थे जो अपने अपने ढंग से बात कहे, लेकिन जिस ढंग से यहाँ पे लोग अपनी बातें कह रहे हैं, जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कम से कम ये बात अच्छी है कि लोकतंत्र में लोग चुनाव को लेकर जागरूक हैं और अपने हक और हुकूक के लिए मतदान ये जरूर करेंगे। ओवर टू यू।